नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। जैसा कि पोस्टर पहले ही जारी था कि आज हमारे साथ सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू जी लाइव आ रहे हैं और सीतामढ़ी वासियों का जो सवाल है उन सभी पे जवाब देने के लिए सबसे पहले हम सर का स्वागत करते हैं। सीतामढ़ी की आवाज़ पे स्वागत है सर। सीतामढ़ी की आवाज़ के जितने भी अभी व्यूअर्स है जो अभी ऑनलाइन है उन सबको भी मेरा स्वागत है, नमस्कार है, प्रणाम। सर, बहुत सारे सवाल है जो आम जनता ने आपसे पूछने के लिए हमें कमेंट किया है। सबसे पहला सवाल, जिला का एक सबसे बड़ी समस्या जो जाम का भी मुख्य कारण है ओवरब्रिज, उस पे हम चाहेंगे कि आपकी टिप्पणी सबसे पहले हो। देखिए, ओवरब्रिज जो 5 सबसे बड़े प्रमुख प्राथमिकताओं में थी मेरे चुनाव के बाद, ये 5 चीज को बनाना है। उस 5 में सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज, सीतामढ़ी के लखनदेई में पुनः पानी का नदी की धारा को जोड़ना, आरओबी में 100 आरओबी को बनवाना। चौथा था कि ये सीतामढ़ी के जो NH 104 जो जा रही है, जो कुम्मा और का डाइवर्शन जो 50 साल से था, उस कोड़ को दूर करना और सीतामढ़ी स्टेशन को अपग्रेड करके यहाँ से नए ट्रेनों का प्रचलन कराने संबंधित से, जिसके अंदर में आप देखेंगे तो मैं मानता हूं कि आरओबी बनने में थोड़े विलम्ब हो रहे हैं। विलम्ब होने का कुछ टेक्निकल कारण है और जिसके कारण मैं खुद मानता हूं कि वो आरओबी न बनने के कारण वहां पर बहुत लंबी जाम लगती है। हमारा पूरा प्रयास है, चाहे और बीच में ये कोरोना काल भी बहुत डिस्टर्ब किया इस काम को। ऐसा नहीं है, सारे विकास के कार्य ही रुक गए थे और ये थोड़ा 2 डिपार्टमेंट के कारण इसको क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगा। मैं इस बात को मैंने कहा ना कि मैं आपके माध्यम से पूरे सीतामढ़ी जिला वासियों को कहना चाह रहा हूँ कि इसमें पुल निगम और रेलवे दोनों के बीच में इस बात की ठनी हुई थी कि जो कॉस्ट जो अब बढ़ गया, अब जो आरओबी बनेगा तो उसकी जो कॉस्ट जो रिवाइज एस्टिमेट बना है उसको कौन शेयर करे। फिर दोनों के डिपार्टमेंट को बैठाकर मीटिंग कराकर ज्वाइंट मीटिंग के बाद ये निष्कर्ष आया कि दोनों 50-50 पर रेडी हुए। पुल निगम ने अपने 50% के शेयर की चिट्ठी दे दी है। रेलवे का 50% जो शेयरिंग बढ़ना है उसके लिए हाजीपुर से फाइल गई हुई है नरकटियागंज। वहाँ नरकटियागंज में इसके वित्तीय जो स्वीकृत करते हैं वो वहाँ बैठते हैं। संभवतः जो घंटे बीत रहे हैं वो घंटे विलम्ब हो रहे हैं, कभी भी वहाँ से स्वीकृति की खबर आ सकती है। आने के उपरांत पुल निगम इसको शॉर्ट टेंडर में करीब 10 दिन का समय देकर इसको टेंडर करेगा। ये आज के डेट की उसकी वस्तु से। और आज सुबह आपके न्यूज चैनल के इंटरव्यू से पूर्व मेरी GM से हाजीपुर बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि सर मुझे शाम तक का समय दे, मैं नरकटियागंज से अपडेट लेकर आपको बतलाता हूँ। 18 माह में बनना था यह ओवरब्रिज, लेकिन 2008-9 में ही स्वीकृति है। लेकिन यह सीतामढ़ी की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। लोकसभा में भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा, अभी का विधानसभा जो विगत गुजरा है उसमें भी बड़ा मुद्दा रहा और सभी जनप्रतिनिधि आश्वासन दिए, यहाँ तक कि प्रशासन तक भी इसमें है, लेकिन नहीं बन पाया। कोई डेडलाइन सर है इसके लिए, या फिर आपके लोग ये मान के चले कि आपके जो कार्यकाल है उसके अंतर में ये बन जाएगा? नहीं, देखिए, कोई डेडलाइन तो कोई नहीं दे सकता है क्योंकि अभी अचानक कोरोना आ गया और ये 9 महीने 10 महीने कुछ काम ही नहीं हुआ, लॉकडाउन हो गया, सारे काम बंद हो गए, इसलिए डेडलाइन देना गलत होगा। परंतु मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, मेरा अभी कार्यकाल 24 में खत्म होगा, अभी तो 2020 की साल खत्म हो रहा है, परंतु जितना जल्द हो सकेगा मैं खुद लगा हुआ हूँ कि 5 मेरे सबसे प्रमुख में ये भी एक प्रमुख है। अगर 4 प्रमुख कार्यों में हाथ लग चुके हैं तो ये 5वां में भी हाथ लगे, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं इसमें लगा हुआ हूँ। मैं अभी कोई डेडलाइन नहीं कहूँगा, डेडलाइन कहना गलत है। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र है, आप हमें चुनते हैं, आपको हक है हमसे हिसाब मांगने का। आपको एक लोकतांत्रिक तरीके से हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे
किसी भी पोस्ट पर कमेंट कर सकते हैं, परंतु कुछ लोग अशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अशब्दों का उसमें भरमार डालते हैं अपने कमेंट्स में। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। आपके हाथ में आप वोटर हैं, आप मालिक हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी से अपशब्दों के रूप में, मैं देखता हूँ कुछ लोग अपने कमेंट्स में लिखते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनके घर में क्या उनके सारी इच्छाओं को उनके पिता ने पूरा कर दिया है क्या? अगर नहीं पूरा किया है तो क्या उनको भी दिन रात अपशब्दों से नवाजते हैं क्या? जरा मैं ये जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वैसे आपके श्रोताओं से। सीतामढ़ी की आवाज़ लगातार लोगों से यह कहती आई है कि सांसद हो या फिर कोई बड़े जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि आपके सरकार, क्योंकि लोकतंत्र है, आप ही सरकार को चुनते हैं, आपका सवाल है कि आप उनसे सवाल कीजिए, लेकिन मर्यादा में भी रहकर अगर शब्दों का चयन अगर आप सही तरीके से करेंगे तो किसी का भी विरोध सही तरीके से आप कर पाएंगे और उनसे सवाल भी पूछ पाएंगे। सर, एक और सबसे बड़ी समस्या है सीतामढ़ी में अपराध का ग्राफ। पिछली बार भी हमने आपसे सवाल किया था कि जिले में जो अपराध का ग्राफ है वो चरम पे है। पहले व्यवसायी वर्ग ने लगाया अपने जान माल सुरक्षा के लिए अलग अलग जगह पोस्टर। कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि कोचिंग संचालक लगभग 1.5 दर्जन से अधिक कोचिंग संचालकों को एक लेटर देकर और पूरे भय क्रांति कर दिया गया। और एक चीज़ और मैं बता दूं, वहीं तक नहीं सीमित रहा, अब डॉक्टरों में भी यही चीज़ है। एक डॉक्टर रजनीश कुमार, सीतामढ़ी की आवाज़ का 2य वर्षगांठ जब हुआ था तो हम लोगों ने कोरोना काल में बेहतरीन काम करने के लिए उन्हें नवाजा था, और उनके साथ भी इस तरीके का हो रहा है कि उनको अपराध मुक्त नहीं, वो अपराध के भय से कहीं अभी भी दिखाई दे रहे हैं। लगातार अलग अलग जगह पे पिटीशन दे रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी से कि उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अपराध का ग्राफ है अपने ज़िले में कब तक थम जाएगा? देखिए, अपराध कोई 100% कंट्रोल हो जाना किसी देश में नहीं है। अपराधी अगर अपराध करता है तो पुलिस का काम है कि तुरंत कार्रवाई करके उसको कानून के अनुसार उस पर सजाए, उसको जल्द से जल्द दिलाई जाए। सीतामढ़ी में ये बात सही है कि इधर कुछ अपराध बढ़े हैं, जिसके संदर्भ में कोचिंग के वाले लोग भी आज सुबह में आए थे मिलने। कल हम लोगों की दिशा की मीटिंग से पूर्व डॉक्टर रजनीश जी भी जो शूरशन के हैं वो भी आए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। कल मीटिंग के दरमियान में भी ये चर्चा हुई कि किस आज जिला के अंदर में जो लगातार जो फ़ोन आ रहे हैं, चिट्ठियाँ आ रही हैं, लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं, इसके संदर्भ में एसपी साहब से भी कल बातचीत हुई कि अगर कार्रवाई अगर आप तेज़ नहीं करते हैं तो मजबूरन अगर जनता अगर जब रोड पर आएगी तो फिर जनप्रतिनिधि भी सरकार के अंग होते हुए भी आपके विरुद्ध जो भी करना होगा वो किया जाएगा। और लगातार प्रशासन के द्वारा भी आश्वस्त किया जा रहा है, लगातार कार्रवाई चल रही है। जो कोचिंग पर जिसने गोली चलाई थी उसमें से एक आदमी को गिरफ्तार भी किया गया है, जो एसपी साहब ने जानकारी दी। और उनके द्वारा लगातार अभी टाइगर मोबाइल पुनः पूरे उधर कोचिंग इलाका से लेकर डॉक्टर्स के तरफ में लगातार टाइगर मोबाइल की दिन में पेट्रोलिंग चल रही है। पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि अपराध पर नियंत्रण की जाए। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार प्रयास है कि जिस प्रकार 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी और उस समय में स्पीडी ट्रायल चलकर अपराधियों के अंदर में एक खौफ, जो कानून का डर बना था, वो पुनः स्पीडी ट्रायल चालू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला में कहा है कि स्पीडी ट्रायल चालू की जाए ताकि कानून का डर अपराधियों में बन सके। इस बार के विधानसभा चुनाव में एक सबसे खूबसूरत चीज़ देखा गया है कि लोग रोजगार पे बात कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे। तो सर, सीतामढ़ी में ऐसा कब आएगा जब 3 साल की डिग्री 3 साल में ही मिले, 5 साल के बजाय, और नियमित रूप से क्लासेज कब से शुरू होंगे चलना? देखिए, नियमित क्लासेस का जहाँ तक सवाल है कि ये तो कोरोना काल में सारे क्लासेस बंद हो गए, ऑनलाइन चले, और अब फिर जनवरी से चालू करने जा रही है। जहाँ तक कि डिग्री के एग्जाम्स है वो भी जितने भी बैकलॉग हैं वो धीरे धीरे पूरे किए जा रहे हैं। सरकार का पूरा प्रयास है कि बिहार के ही जो छात्र में जो सबसे ज़्यादा शिक्षा का टैलेंट अगर कहीं है पूरे इंडिया के अंदर में तो वो बिहारियों के अंदर में है, बिहार के लड़कों में। जिसका उदाहरण है कि बिहार के ही लड़के सबसे ज़्यादा IAS IPS कंप्लीट करते हैं। तो पूरी तरह सरकार लगी हुई है। खासकर अभी जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय अशोक चौधरी जी, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सभी एकेडमिक कैलेंडर को ऑन टाइम इसको पूरा किया जाए
और ये कोरोना काल का पीरियड थोड़ा सभी कार्यों में थोड़ी बाधाएं बनी है, परंतु फिर भी अगले साल हम लोग उम्मीद करते हैं जो नव वर्ष आएगा उसमें बिहार भी कोरोना मुक्त होगा, जिस पूरे देश के साथ साथ जब सबको वैक्सीन लगेंगे तो और सारे इंस्टीट्यूट खुलेंगे तो जितने भी बैकलॉग्स हैं धीरे धीरे उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार है, आप भी सत्ता में है और लगातार, तो सर इस बार अगर नहीं बन पाया, जैसा कि इस बार चिराग पासवान भी आए थे, कई और बड़े नेता आए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सीतामढ़ी को माता जानकी का सम्मान दिलवाएंगे और जैसा अयोध्या में है वैसा भव्य राम मंदिर सीतामढ़ी में देंगे। तो आपकी तो सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, आप लोग प्रयास करके इसको नहीं बनवा सकते हैं क्या? लगे सभी आदमी प्रयास में, ऐसा नहीं है। आप जाकर देखिएगा तो पुनौरा में काम भी हो रहा है, मंदिर भव्य बनने का बात आप जरूर कर सकते हैं। और अभी हाल में एक हफ्ता पूर्व बिहार सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री श्री जीवेश जी भी आए थे और उन्होंने वहां जाकर देखा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी 2 साल पूर्व जब आए थे उनकी घोषणा है, उस संबंधित भी राशि भी आई थी। और मैं आपको एक जानकारी में बतला दूं कि माननीय ये पटना महावीर मंदिर के धार्मिक महावीर मंदिर के संस्थापक किशोर कुणाल जी वो भी सीतामढ़ी आए थे कि वो मंदिर जो बननी है, परंतु पर्याप्त मात्रा में एक जगह 70 एकड़ जमीन चाहिए जो भव्य मंदिर बन सके। उन्होंने एक पुनौरा में राधा कृष्ण ट्रस्ट के पास 35 एकड़ है, दूसरा 35 एकड़ उसके अगल बगल वाले लोग हैं, उनसे बात निगोशिएट चल रही है। अगर वे लोग जमीन देने के लिए तैयार हो जाते हैं बाजार मूल्य से कम देकर, तो हनुमान मंदिर की तरफ से पहली पहल शुरू होने जा रही है पटना हनुमान मंदिर के किशोर कुणाल जी के द्वारा कि वहाँ एक भव्य मंदिर बने। उसके दिशा में काम बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। परंतु भव्य मंदिर बनने में आपने खुद देखा कि अयोध्या में मंदिर आज नहीं बना, कितने वर्षों की तपस्या के बाद बना है। तो सीतामढ़ी के सीता जी की मंदिर भी इतना जल्द संभव नहीं कि आज बोल दिए और कल बन जाए। उसके लिए उतनी जगह चाहिए, उतना फिर अफोर्ड चाहिए कि लोग उसके द्वारा उतना राशि दी जा सके ना, उसके तभी संभव है। इसमें प्रयास चल रहा है, काम चल रहा है, बिहार सरकार भी, भारत सरकार भी और हनुमान मंदिर भी पहल कर रहा है। देश में किसान आंदोलन जोरों पे है और अगर हम बात करें किसान की तो सीतामढ़ी में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। किसानों की जो हालात होनी चाहिए वो अभी भी नहीं है सीतामढ़ी में भी, जहाँ पे नलकूप है, हर एक जगह नलकूप लगाए गए हैं बड़े बड़े, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी का नाली जमा हुआ है, किसी का नलकूप खराब है। तो बहुत सारे अभी भी जगह है जहाँ पे सिंचाई की जो व्यवस्था होनी चाहिए, सिंचाई नहीं होने के कारण, और हम लोग तो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में भी है। तो इससे पिछले बार भी आपने देखा था कि 3 बार धान रोपे थे लोगों ने और वो फिर बह गया। तो बहुत सारी चीज़ें किसानों के साथ दिक्कत आती है। तो किसानों को, अपने क्षेत्र के किसानों को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक कि किसान आंदोलन जो पूरे देश में चल रहा है उसमें बिहार में आप कहीं भी नहीं देखे होंगे कि इस नए कृषि बिल के विरुद्ध कोई धरना प्रदर्शन या कुछ हो रहा, क्योंकि जो बिहार के अंदर में जो पहले बाजार समिति था, मंडी था, जो 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया था और एनडीए की सरकार बनी थी, तो बिहार में जो बाजार समिति 1% टैक्स जो किसानों से लिया जाता था उससे किसानों को मुक्त किया गया और मंडिया को खत्म किया गया कि किसान पूरे बिहार भर में कहीं भी अपने उपज को बेच सकता है। इस प्रकार की उसे छूट दी गई थी। ये बिहार सबसे पहला राज्य था जो आज कृषि बिल आया वो 2005 से ही यहाँ लागू है। कल की मीटिंग में मैं आपको बता दूं कि रीगा चीनी मिल जो एक सीतामढ़ी का सबसे बड़ा अहम जो किसानों के फसल को लेने वाला है, जो गन्ना लेता है, उसके भी प्रबंधक को बुलाया गया था और उसने भी कहा कि वहां पर रीगा मिल को वो चलाने जा रहे हैं और इसी 26 तारीख से मिल चालू होगी। गन्ना किसानों से, मिल से, प्रशासन और कर्मचारी यूनियन के बीच एक समझौता हुआ है जो एसडीओ के समक्ष वो कॉपी रखी गई है। उसको इम्प्लीमेंट में लाकर गन्ना लोगों का मिल में जा सके और गन्ना का जो बकाया है वो भी 60 करोड़ रुपया के लगभग अभी लोगों का बकाया आ रहा है, उसका भी भुगतान कैसे हो ये सरकार के स्तर पर इसका भी प्रस्ताव गया है। अच्छा, लोगों की नाराजगी आपसे है कि जब से आप सांसद बने लोगों के बीच नहीं गए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता। अगर हम आपके गांव में गए और गांव में 10 आदमी से मुलाकात हुई और आपसे न मुलाकात हुई और आप कहिए कि हमसे तो मिलवे नहीं किए, तो ये कभी भी कोई फुलफिल नहीं कर सकता है। रह गई बात की जो कार्य हो रहे हैं और हर जगह आप ही के चैनल पे दिखलाया जाता है कि मैं यहाँ गया और वहाँ गया, तो फिर मीटिंग्स हुई या चाहे किसी गांव के भ्रमण का, तो फिर मैं गया कैसे नहीं, बिना गए हुए कि थोड़ी है कि वहाँ आ गए। अच्छा, कल जो मीटिंग हुई थी उसमें नल जल योजना की बात हुई थी। सरकार की एक 7 निश्चय में एक सबसे महत्वपूर्ण नल जल योजना है, और नल जल योजना का मतलब है कि लोगों तक साफ सुथरी पानी, स्वच्छ पानी पहुंचाया जाए। ऐसा नहीं लगता कि नल जल योजना अपने जिले के समेत पूरे बिहार में लूट तंत्र का एक सबसे बड़ी योजना है? नहीं, नल जल पर कल भी विशेष चर्चा हुई और खुद परसों पीएचडी मंत्री भी आए थे, इसकी समीक्षा हुई। और इधर तो लगातार आप देख रहे हैं कि नल जल योजना में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर सारे प्रशासनिक पदाधिकारी लगातार गांव में छापे मार रहे हैं, देख रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं और केसेस हो रहे हैं। सभी वार्ड मेंबर्स और मुखियों पर तो एफआईआर हो रहे हैं, जो भी इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं उनके ऊपर तो एफआईआर हो रहा है। तो इसमें तो सरकार पूरी तरह इन लोगों पर एक्शन ले रही है। सीतामढ़ी में अभी भी, पिछले बार भी जब इंटरव्यू में आप आए थे तो बताए थे कई ऐसे पुलिया बाकी है जिस पे काम होना है। जैसे हरनैया की पुल की पिछली बार हमने चर्चा की थी, एक अदौरी खोड़ी पाकर पुल की भी हमने चर्चा की थी, ये अभी भी लंबित है। इसका कोई निराकरण नहीं है या फिर ये पुल क्यों लंबित है, इसका कुछ जवाब? देखिए, अदौरी खोड़ी पाकर पुल दूसरे संसदीय क्षेत्र में, और ये सीतामढ़ी शिवहर जिले के उस बॉर्डर पर शिवहर में मामला है। पहली बात, इसका जवाब वहाँ के माननीय सांसद दे सकती हैं कि वो पुल रह गई। यहाँ दूसरी चीज़ मैं आपको और बतलाना चाहता हूँ कि आप की सीतामढ़ी की आवाज़ के माध्यम से मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ, जो कभी सुरसंड इधर गए होंगे तो क्या वही वो रोड और वो पुल नज़र आ रहा है जो पहले था? बरियारपुर में धान की रोपनी की गई थी रोड पर, और आपके ही चैनल ने मुझे दिखलाया था। आज बरियारपुर का रोड बन गया है, ये आपके चैनल ने कभी नहीं दिखलाया। धान की रोपनी आप जरूर दिखलाते हैं, परंतु उसके बाद वो रोड बन गई, मेन रोड सीतामढ़ी शहर का बन गया, इसकी कोई फोटो कभी आपके चैनल पे नहीं आई है। तो चैनल्स को भी मेरा आग्रह होगा कि सकारात्मक भी चीज दिखलाइए, नकारात्मक भी दिखलाइए। अगर सांसद ने ये काम न किया है तो ये जब दिखलाते हैं तो काम पूरा होने के बाद भी आप दिखलाइए कि सांसद ने ये काम किया है। नहीं तो बड़ा बड़ा अच्छा कमेंट आता है, इस सांसद बेकार है, और जो रोड पर चल रहे हैं उसी रोड पर चलकर, उसी बरियारपुर पर जहां धान रोपा था, खड़ा होकर आदमी फोटो डाल के नीचे कमेंट लिखता है कि सांसद से कुछ नहीं होगा। आप जिस रोड पर खड़े हैं वो किसे बनाया, पहले वो भी तो लिख दो। आप वही कमेंट लिख रहे हो, वहीं की पोस्ट डाल रहे हो, एक धान का और एक बने हुए रोड पर का, और लिख रहे हैं कि आपसे कोई काम ना होने वाला है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि कम से कम मेरे ही बनाए हुए रोड पर खड़ा होकर मुझे ये लिख रहा है कि मुझसे काम नहीं हो रहा। उसके बाद आप देख लीजिए, अभी आईटीआई के पास अक्सर जाम लगता था, यहाँ उसके बगल में एक दूसरा समानांतर पुल बनाया गया। काम कैसे नहीं हो रहे हैं? काम तो हो रहे हैं, काम कहाँ पर का नहीं दिख रहा है। काम आपको पूरी जगह आप जाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप रूनी सैदपुर से सोनवर्षा तक जो एनएच चला गया, उसके बाद जितने भी बगल के गांव थे उसके अंदर की रोडों को कभी आपने पहले देखा होगा तो आज जाकर देखिए, आज उन रोडों को देखिए कि पूरे उस, चाहे वो लगमा का हो, प्रेमनगर, सुभई, गाड़ा, भूती, सोनवर्षा का, आप जाकर देखिए कि रोड कैसे बने। आप उनको भी तो देखिए, उसके भी चित्रण को लोगों को दिखलाकर उनसे पूछिए कि ये रोड किसने बनवाया। सीतामढ़ी की आवाज़ लगातार प्रयास करती है, क्योंकि सीतामढ़ी का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क है और सबसे लोकप्रिय भी है। तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि आम जनता की जो समस्या हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें और जनप्रतिनिधि से लेकर जिला प्रशासन से जितने भी अधिकारी हैं उन तक पहुँचाए, ताकि आम जनता की जो समस्या है उसका निराकरण हो। आपने बताया, ये बाकी धन्यवाद के पात्र है सांसद जी हमारे, क्योंकि इन्होंने NH4 की बात इसी न्यूज़ चैनल पे इससे पिछले वर्ष में कहा था उन्होंने, और उनको करके दिखाया। बहुत सारे काम जो है NH4 में, आप जाएंगे सुरसंड और बरियारपुर वाले रास्ते में, हमने भी गया है और वहाँ देखा है कि कुछ काम हुए हैं, उसे भी दिखाने की जरूरत है। सांसद जी संज्ञान में लाया, हम लोग प्रयास करेंगे कि दर्शकों को भी ये चीज़ दिखाएंगे। और बहुत सारे समस्या भी है, उस पर भी सर को
तो पंचायत स्तरीय अस्पताल की बात करें या ब्लॉक स्तरीय अस्पताल की बात करें या जिला की सदर अस्पताल की बात करें, पिछले बार जैसा था वैसा ही अब भी है, निराकरण कुछ नहीं। इस पे कैसे बेहतर हो सके, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था जो होता है हमारे लिए, एक मानव के लिए बहुत बड़ा चीज़ है आजकल के डेट में, तो स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, उसमें लगातार प्रयास चल रहा है। उसी स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत में नया मेडिकल कॉलेज बनना शुरू भी हो गया मुरादपुर में। दूसरी चीज़ है कि यहाँ कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि कोरोना के सेंटर बनाए गए थे, जहाँ सभी लोगों का जो भी कोरोना के पेशेंट्स थे उनको रखे जा रहे थे, और उनके अच्छी, सीतामढ़ी जिला पूरे बिहार के अंदर में रिकवरी रेट में सबसे ज़्यादा कवर कर रहा था। और हम लोग लगातार इसमें प्रयास है। डॉक्टरों की कमी है, पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है। अभी लगातार नए स्वास्थ्य मंत्री नर्सेस की बहाली कर रहे हैं, साथ में डॉक्टर्स को भी अपॉइंट किए जा रहे हैं। धीरे धीरे डॉक्टरों की सीतामढ़ी में भी संख्या बढ़ी है। पहले के, आपके 1 साल पहले और आज के दरमियान में डॉक्टर्स नए आए हैं, उनको भी पोस्ट किया जा रहा है हर जगह। और थोड़ा कोरोना काल भी एक हम लोगों को हर चीज़ों को कहीं ना कहीं बाधक बनाए, परंतु मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि सीतामढ़ी जिला के एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के कारण कोरोना में हम लोग सीतामढ़ी को बहुत हद तक कंट्रोल करके रखने में सफल हुए। सीतामढ़ी की और भी बहुत सारी सड़कें हैं, जैसे रिंग बांध की सड़क या फिर पुरनौरा धाम के लिए जो बाईपास से जो सड़कें जाती है, और बहुत सारी छोटी मोटी सड़कें जो है अलग अलग क्षेत्रों की, अभी भी वो हालात जो है उनके बेहतर नहीं है, पुराने की तरह है। तो सीतामढ़ी शहरों का जो सड़क है, छोटी मोटी जो सड़क है, उसको कब तक ठीक कर लिया जाएगा और बेहतर तरीके से वो चलने लायक बना दिया जाएगा? आप मान के चले कि अभी 5-6 महीने के अंदर में आपको रोडों के अंदर में 5-6 महीने जो आने वाला समय है, जो कार्य करने का, अब जो कोरोना से लोग निकल गए हैं, कार्य हो रहे हैं, 5-6 महीने के अंदर में अभूतपूर्व आपको रोडों के मामले में आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ पर भी अभी जो छोटे मोटे जो ये सब जो आपने उठाए हैं, हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, 5-6 महीने में उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने में मिलेगा। पंचायत चुनाव भी नज़दीक है, और पंचायत की बात करें तो बहुत सारी योजनाएं, जैसे कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि मनरेगा योजना की शुरुआत की गई थी लोगों को रोजगार देने के लिए, तो उसमें भी वो रोजगार के लिए सफल नहीं रहा। और सीतामढ़ी के लिए जो रोजगार की बात करें युवाओं की, उस पर भी आपने पिछली बार भी कहा था कि हम प्रयास करेंगे ताकि छोटे मोटे कुटीर उद्योग जो है वो आए सीतामढ़ी में और कुछ युवाओं को रोजगार मिले, तो उसके लिए सर कोई पहल? कल दिशा की बैठक में ये निर्णय लिया गया, सीतामढ़ी इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोगों ने जमीन ले रखी है और उन लोगों ने अभी तक वहाँ कुछ नहीं किया है, या जिन लोगों ने सिर्फ एक भवन बनाकर छोड़ रखा है, जिसने जीएसटी नंबर भी नहीं ले रखा है, तो डीएम साहब ने उद्योग विभाग के पदाधिकारी को कहा है कि उन सभी का लीज कैंसिल करने के लिए, और नए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई उद्योग लगाकर जिला के अंदर में लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, उनको उनके एप्लीकेशंस को स्वीकृत करने का कल ये दिशा की बैठक में निर्णय लिया गया। और ये निर्णय ये लिया गया कि अब जो भी नए व्यक्ति चाहेंगे उनको उद्योग विभाग वहाँ पर जमीन उपलब्ध कराएगा ताकि वो कुछ बना सके। एक एयरपोर्ट की बात कही गई थी, हमने पर्यटन मंत्री से भी इस सवाल को पूछा था और उनका जवाब क्या था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपसे जानना चाहूँगा कि सीतामढ़ी का जो महोत्सव हुआ था, सीतामढ़ी महोत्सव स्थापना दिवस का, तो उसमें कहा गया था कि सीतामढ़ी में भी एक एयरपोर्ट होगा जो कहीं ना कहीं पर्यटन के जो लोग आएंगे अयोध्या से उनको सुविधा होगी, तो उसके लिए आप लोग क्या कोई पहल किए हैं? हाँ, उसके लिए देखिए, अभी भारत सरकार का उड़ान योजना के तहत 300 जगहों को एयरपोर्ट के लिए स्वीकृति करने का एक प्लान है। उसके अंदर में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय नगर उद्यान मंत्री नागरिक उद्यान मंत्री को जो दिया है मैंने, तो उनका पत्र मैंने दे रखा है। उन्होंने कहा है कि जो लिस्ट बनेगा, हम पूरी कोशिश रहेगी, पहली प्राथमिकता कि उसमें सीतामढ़ी को जोड़ा जाए। और आने वाले फरवरी वाले सत्र जो होगा पार्लियामेंट में, क्योंकि दिसंबर में तो शीतकालीन सत्र नहीं चले हैं, तो फरवरी वाले सत्र में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उस लिस्ट की सूची जो बजट सत्र में
तक ले जो बन के निकलेगा तो उसमें सीतामढ़ी आ जाए। रह गई बात कि जो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय नागरिक मंत्री जी को दिया है, उसकी मैं कॉपी आपको आज किसी समय तक मैं दिल्ली से मंगवाकर उपलब्ध करा दूंगा, जो मैंने पत्र उनको दे रखा है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सांसद जी जब से जीते हैं पत्राचार करने में लगे हुए हैं, लगातार पत्र पे पत्र डाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी आपके एक एक पत्र को जो आप देते हैं जिन अधिकारी को या फिर जो मंत्री उससे रिलेटेड होते हैं उनको आप पत्र देते हैं स्वीकृति के लिए, तो हम लोग पत्र डालते हैं। बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि सिर्फ मंत्री जी पत्राचार करते हैं, समस्या का समाधान नहीं हो पाता। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग ये लिखते हैं उनको चले पहले ये जानना चाहिए कि सरकार के अंदर एक सांसद का पत्र कभी भी मरता नहीं है, वो पत्र जीवित रहता है, ये उनकी जानकारी। और काम तभी कोई होगा जब आप लिखित कुछ देंगे, उस पर लिखित ऑर्डर होगा। कोई भी काम मौखिक नहीं होता, सरकार लिखतम पे चलती है, वक्तम पर नहीं चलती है। सरकार का कोई बिल आता है या सरकार का कोई आदेश आता है या किसी पदाधिकारी को कोई योजना करने का भी आदेश आ जाता है, वो लिखित आने के बाद ही आप कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ये जनता का पैसा है, कोई इसी प्रकार कोई उठाकर कोई काम नहीं कर सकता है जब तक कि उस काम की स्वीकृति नहीं होगी, उसका पत्र नहीं निकलेगा, टेंडर नहीं होगा, टेंडर के बाद जिसको टेंडर मिलेगा उससे एग्रीमेंट नहीं होगा। तो सभी जगह तो कागजों का ही काम है। जब तक ये कागजी काम पूरे नहीं होंगे तब तक ये संभव नहीं है कि आप उस काम को करवा सकते हैं। आप खुद देखें ना, अगर आप बैंक में आपका खाता है तो क्या पैसा निकालने के लिए आपको जब तक के उसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं डालेंगे तो बिना ऐसे आप बैंक में खड़े होकर बोल दें कि कैशियर से कि हमको पैसा दे दो, तो क्या पैसा दे देगा कैशियर? नहीं देगा, क्योंकि कैशियर के ऊपर भी जवाबदेही है। ठीक उसी प्रकार सरकार के सारे कामों का पत्र पर ही चलना है। आप जो पत्र देते हैं उसी के बाद वो काम बढ़ता है। आखिर ऐसा नहीं होता तो किसी भी पदाधिकारी के बदली से लेकर हर चीज का तो मौखिक आदेश हो जाता कि साहब आप यहां से वहां चले जाइए। पत्र क्यों निकलता है कि आपका स्थानांतरण यहां से दूसरे जगह किया गया? तो बिना पत्र का कोई काम नहीं होता है। पहले ये चीज जानना चाहिए कि हमारे देश के लोकतंत्र सारे काम आदेश पत्रों पर ही चलते हैं, मौखिक नहीं चलते हैं। एक आरजू का सवाल है कि जब आपकी सरकार बनी थी तो आपके सभी नेताओं ने ये कहे थे कि जाति धर्म से उठकर लोगों ने आप सभी को वोट दिया है और इतने अच्छे सीट आपको मिले हैं। तो एक सीतामढ़ी की एक आरजू का सवाल है कि रहमानिया जो उनके विद्यालय होते हैं उनके लिए और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए कुछ विशेष आप लोगों ने किया, या फिर जो समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या आपने किया, और उनके बच्चे जो पढ़ते हैं रहमानिया में उनके लिए क्या कोई विशेष योजना? देखिए, उसके लिए तो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं जो चल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आरजू जी से सहित ऐसे जितनी भी अपने अल्पसंख्यक बहनें हैं, मैं उनसे आरजू करता हूँ कि वे आवे, मुझसे मिले, मुझे बतलावे कि उनको उन रहमानिया स्कूलों में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तभी तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, चाहे भारत सरकार के स्तर पर हो या स्थानीय प्रशासन के स्तर पर हो, मैं फिर बात करूंगा और उनको जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनको आमंत्रित करता हूं कि वो कभी भी आकर मुझसे मिल सकते हैं। एक सवाल, क्योंकि आप भी इसको फेस करते होंगे और जिला के सभी बड़े अधिकारी इसको फेस करते ही करते हैं, सीतामढ़ी में जाम की समस्या। इसके लिए कुछ दिन पहले हमने ही खबर निकाला था कि जो उनके बाईपास सड़क है उनके लिए फिर से काम शुरू करने के लिए डीएम महोदया ने पत्र लिखा था पथ निर्माण विभाग को, लेकिन जो जाम की समस्या काफ़ी दिनों से बनी हुई है सर, तो इसके समाधान के लिए आपके द्वारा क्या किया गया है? देखिए, अभी आपने ही खुद कहा कि जाम की एक बहुत बड़ी समस्या है कि जाम के लिए बाईपास के लिए डीएम साहिबा ने पत्र लिखा पथ निर्माण। तो डीएम को पत्र लिखने की क्या जरूरत थी? जो व्यक्ति मुझसे पूछ रहे कि मैं पत्राचार कर रहा हूं, तो फिर एक डीएम ने विभाग को पत्र क्यों लिखा? उनसे ये पूछिएगा जो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि एमपी खाली पत्र लिखता है, तो उनसे पूछिएगा फिर डीएम ने विभाग को पत्र क्यों लिखा कि ये रोड बन जाने का? वो तो फोन कर देती कि सर इसको रोड को बनवा दीजिए। पत्र से ही काम होता है। वो पत्र दिया है, हम लोग भी लगे हुए हैं। बाईपास जो आपका पासवान चौक से गौशाला चौक पर मिलता है,
ये 4.25 करोड़ रुपए की योजना है जो स्वीकृति के लिए नगर विकास विभाग के आखिरी स्टेज पर है। कभी भी स्वीकृत होकर उसका टेंडर हो सकता है। वो लगे हुए हैं हम लोग, क्योंकि सीतामढ़ी शहर में जब तक 1-2 बाईपास और नहीं बनेंगे तब तक जाम से मुक्ति मिलना थोड़ा दिक्कत। कुछ सवाल महत्वपूर्ण हमने बचा के रखे थे कि ताकि सांसद महोदय से लास्ट में पूछा जाए। रेलवे का जो विद्युतीकरण है हो चुका है, हम लोग कब तक ये माने कि जो अच्छी ट्रेन है दरभंगा से चलने वाली, मुजफ्फरपुर से चलने वाली जो स्पीड ट्रेन है जो दिल्ली तक अन्य शहरों तक पहुंचाती है, वो हमारे सीतामढ़ी से कब तक गुजरेगी? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे 5 जो सबसे बड़े मैंने लोगों से वादा किया था, उसमें एक ये है कि सीतामढ़ी स्टेशन से होकर यहाँ से देश के बड़े शहरों तक जाने के लिए ट्रेन चालू हो। उसी के तहत ये प्रयास होकर दोनों साइड का विद्युतीकरण हुआ है। दरभंगा सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी विद्युतीकरण हो गया, और अब सीतामढ़ी रक्सौल में काम चल रहा है, वो भी लगभग पूरा होने की स्थिति में है। और रक्सौल से नरकटियागंज की तरफ उधर पूर्व में ऑलरेडी काम हुआ है। जैसे ये काम पूरा होगा और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट से चलने वाली ट्रेनों का शॉर्ट रूट ये बन रहा है, वहाँ उन लोगों का कहना था कि जब तक इस होकर इलेक्ट्रिक इंजन नहीं पास करेगी तो सर ये संभव नहीं है कि आसाम से कोई ट्रेन चले या कहीं से चले और फिर बीच में डीजल इंजन हो फिर इलेक्ट्रिक इंजन हो। तो ये बन जाने के बाद आपको चले ये, और अभी तो रेलों का भी परिचालन पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है, परंतु जब रेलों का परिचालन पूरी तरह से चालू होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है इस रूट होकर जो हमारा प्रयास चल रहा है 1-2 ट्रेन शुरुआत में चालू होंगे, और आने वाले 1-8 साल के अंदर ही अच्छी खासी ट्रेनों की संख्या इस होकर पास करेगी। उसका पाइपलाइन में काम चल रहा है। ये पाइपलाइन का ही काम है कि धीरे धीरे पहले इलेक्ट्रिक करवाया जा रहा है, उसके बाद अभी आपको मैं बतला दूं बहुत जल्द आपको दरभंगा सीतामढ़ी डबल लाइन होने जा रही है, दोहरीकरण लाइन होने जा रही है। तब ये फास्ट ट्रेन पास करेगी जब तक डबल लाइन नहीं होगी। तो सिंगल लाइन आने पर अगर कोई एक ट्रेन आगे हो या कोई ट्रेन उधर से आ रही हो तो उन ट्रेनों को ज़्यादा देर रोका नहीं जा सकता है, उस पर भी काम चल रहा है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि दरभंगा सीतामढ़ी डबल लाइन में भी हाथ लग रहा है। अच्छा, डबल लाइन से याद आया कि 4 लेन की बात करें तो आपने हमें जानकारी दी थी कि मुजफ्फरपुर से सोनवर्षा तक 4 लेन की स्वीकृति हो गई है, और उनमें श्रेय आपको जाता है। आपने बहुत प्रयास किया था और उसको आगे लाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों का फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने बताया कि श्रेय आपने सांसद जी को दे दिया, जबकि मेहनत हमने किया था। तो ये क्या है मामला? नहीं, मैं श्रेय नहीं ले रहा हूँ, पूरे सीतामढ़ी के एक एक व्यक्ति का श्रेय है। मैंने तो उसके लिए प्रयास किया था, क्योंकि जमीन अधिग्रहण हो चुकी थी। जमीन अधिग्रहण होने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका पैसा नहीं मिला था, उनके पैसे रुके हुए थे। मैंने पता किया तो मालूम है कि NH में अभी फंड नहीं है। फिर मैंने लगातार नितिन गडकरी जी को प्रयास किया कि आपने हाजीपुर से मुजफ्फरपुर तक ले तो बना दिया 4 लेन, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी, सीतामढ़ी सोनवर्षा ये 2 लेन है, जिसके कारण आए दिन वहाँ एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर 4 लाइन हो जाएंगे, बीच में डिवाइडर हो जाएगा तो एक्सीडेंट में कमी आएगी। उसमें मैं लगा रहा, प्रयास करता रहा, और अभी हाल में उन्होंने इस योजना के लिए राशि की स्वीकृति देकर टेंडर कर दिया। तो ये पूरे सीतामढ़ी वासियों का योगदान है, उनका श्रेय पूरे सीतामढ़ी के एक एक व्यक्ति को है, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं मैं लेता हूँ। दाखिल खारिज की बात करें तो लगातार खबरें चल रही है कि ज़मीन की जो दाखिल खारिज है उसमें बहुत सारी अनियमितता पाई जाती है। जब लोग जाते हैं कर्मचारी के पास, CO के पास, तो अनहोनी कर दी जाती है, जबकि नियम यह है कि ऑनलाइन आप कीजिए और रसीद कट जाएगा 15 दिनों के अंदर में, लेकिन नहीं हो पाता है। सर, इसके लिए कोई नहीं, अभी तो आपने देखा है कि बिहार सरकार ने कहा है कि आने वाले अब जो रजिस्ट्री होंगे वो स्वतः अपने आप मोटेशन हो जाएंगे। ये तो नए अभी जो होने जा रहे हैं रजिस्ट्री, जो पुराने हैं, कल की बैठक में डुमरा CO से भी के पास सबसे ज़्यादा इस जिले में सभी CO में अगर पेंडिंग अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा है वो डुमरा CO के पास है। डुमरा CO ने कल इस बात को स्वीकार किया, माफ़ी मांगी, और उसने 15 दिन का समय मांगा है कि हमारे पास जितने ज़्यादा बैकलॉग है उस बैकलॉग को मैं घटाकर कम से कम करने का उसने 15 दिन का समय मांगा है। और DM और मेरी ज्वाइंट उनसे बात हुई है कि हम लोग 14 जनवरी से पहले पुनः एक बार डुमरा का सिर्फ
एक बार समीक्षा जरूर करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बैकलॉग है ये कितना हद तक इन्होंने मोटेशन करके लोगों को दिया। कल जो मीटिंग हुई थी आपकी अध्यक्षता में दिशा की मीटिंग, उसमें आपने बताया था कि पंचायत जो भी पंचायत है उनके प्रतिनिधियों की जो भी जन समस्या है उस पर हम विशेष करके चर्चा करेंगे। उसमें क्या चर्चाएं हुई थी वो हमारे जनता को बताएं। कल दिशा के सारे एजेंडाओं पर चर्चा हुई। जो भी गांव के लोगों को जो समस्याएं आ रही, चाहे वो रोड का हो, पुल पुलिया का हो, जल नल का हो, स्वास्थ्य से लेकर बीज से लेकर कृषि, बहुत सारे लोगों की ये समस्या थी कि कृषक लोग कह रहे हैं कि जो बीज आ रहा है वो बीज प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, कृषि यंत्र का जो सब्सिडी है वो टाइम पर नहीं आ रहा है खाते में। इन सारे बिंदुओं पर लगातार कल चर्चा हुई है। सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने उन सवालों का जवाब दिया और अपने तरफ से एश्योर किया कि जो भी किसी की भी समस्या अगर गांव से आती है तो उसको तुरंत कैसे फुलफिल किया जाएगा, इसके संबंधित कल विशेष पूरा विस्तार में इस पर चर्चाएं हुई। अच्छा, अमित जी का एक सवाल आ रहा है कि सर 10 साल हो गए हैं, रघुनाथपुरी का जो सड़क है वो नहीं बन पाया। ऐसे कई सड़क है सीतामढ़ी में जिसपे आपने बताया कि 5 महीने में काम हो जाएगी, तो रघुनाथपुरी भी इसमें सम्मिलित है? नहीं, रघुनाथपुरी का सड़क का तो मैं नहीं बतला सकता कि कौन सी सड़क की बात हो रहा है, परंतु एक प्रताप नगर कॉलेज से ये टेलीफोन एक्सचेंज के पास वो एसएसबी के कैंप के तरफ से जो निकलता है उसका प्रस्ताव मैंने डीएम से भिजवाया है आरईओ विभाग में कि उसको लेकर अगर रोड बन जाता है तो मैसौल का आदमी रेलवे गुमती से सीधे डुमरा रोड में आ जाएगा, एक बाईपास वो बनेगा। तो अगर वो रघुनाथपुरी का रोड वो कह रहे होंगे तो माननीय, परंतु इस एक रोड की कल भी मीटिंग में वो आरईओ को प्रस्ताव दिया गया है, बढ़ाया गया है। शहर में ऐसे कई सड़कें हैं जो बाढ़ का समय आता है या बरसात का समय आता है, पूरा एकदम जैसे हमारे ऑफिस तरफ का ही जो सड़क है, जैसे ही बारिश का महीना आता है पूरा एकदम कीचड़ कीचड़ हो जाता है, पानी भरा पड़ा रहता है। तो इस सबको कैसे ठीक किया जा सकता है सर? देखिए वो तो धीरे धीरे बन रहे हैं। जैसे अभी आपका, मैं नहीं बतला सकता कि आपके ऑफिस, परंतु प्रेस क्लब के बाहर आप देखे होइएगा कि वहाँ पानी लगता है। आज आप देख लीजिए कि प्रेस क्लब के बाहर में पूरा ढाल के बनने की पूरी प्रक्रिया चालू है, कर रहा है। इस साल आने वाले बारिश में आज आपको गोयनका कॉलेज, प्रेस क्लब के पास, चाहे किरण टाकीज के पास आपको पानी लगा हुआ नहीं मिलेगा। ये खुद आप देख रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। हमने आपको दो चार ऐसे मुद्दे थे, मुख्य मुद्दा जिस पे बात की, जैसे अपराध पे बात किया, यहाँ की जाम की समस्या, ओवरब्रिज पे भी बात की सर, यहाँ तक कि डॉक्टर की बात करें, व्यवसायी, और हमने स्कूल टीचर के बारे में तो बात किया था कि इनके ऊपर अपराध है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो हम लोग पत्रकार लोग होते हैं वो भी अपराध से भय मुक्त नहीं है, उनको भी अपराध से डर भय लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लगातार धमकियां आते रहते हैं कि अगर इस तरीके से आप सच्चाई को उजागर करेंगे। बहुत सारे अधिकारी हैं, यहाँ तक कि फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं कि अगर ये सच्चाई दिखा देंगे, हम इनको कुछ कमिटमेंट करेंगे, तो वो सच्चाई दिखाने से डरते हैं और जो आम जनता की जो जन समस्या उसको उठाने के लिए पत्रकार को बाधित करते हैं। पत्रकारों के लिए आपके ओर से क्या? देखिए, डॉक्टर्स को तो धमकियां मिलती है पैसे के लिए, परंतु आज समाज का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार और प्रेस मीडिया। प्रेस मीडिया पर धमकी दी जाती है जो किसी न किसी कमजोरी को उजागर करने पर, आप उसकी कमजोरी को उजागर कर रहे हैं, वो गलत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं वो गलत करके अपने आप को छुपाता है, अपनी कमजोरी बनाकर उसे, जिसे आप उजागर करके समाज के सामने में आप रखते हैं। आप समाज को आईना दिखलाते हैं कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आपको क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, ये पत्रकार लोगों को बतलाते हैं। चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे वो समाज का कोई तबका हो, हर को ये बात तो सही है कि बहुत बड़ा जोखिम का काम आप लोग करते हैं। सारे पत्रकार जो इस बात के लिए, तो स्वाभाविक बात है कि जिसको अच्छा लगेगा वो आपकी तारीफ करेगा, जिसको लगेगा कि आप उसको कुछ उसकी दुखती रंग को छू रहे हैं तो वो आप पर नाराज होगा और धमकी देगा। परंतु इन सब धमकियों के बावजूद देश का लोकतंत्र 4 स्तंभ पर खड़ा है, उसके एक स्तंभ आप हैं। आपकी जितने अडिग हैं उतना ही हमारा लोकतंत्र उतना सुरक्षित है। आप पत्रकार सुरक्षित हैं, हमारा लोकतंत्र और देश सुरक्षित है। अंत में सर, सीतामढ़ी वासियों के लिए
क्योंकि फिर से अगली मुलाकात जब होगी तब तक के लिए सीतामढ़ी वासियों से आपका क्या संदेश है? सबसे पहले मैं सीतामढ़ी की आवाज़ के सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सीतामढ़ी की आवाज़ के पेज से जुड़े हैं, जो न जुड़े हों वो जुड़े, और सीतामढ़ी की आवाज़ के पेज के माध्यम से भी आप अपनी समस्या हम लोग तक पहुंचा सकते हैं, बोल सकते हैं। 2020 कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए अच्छा नहीं बीता, परंतु जो बीत जाए वो अच्छा है। 2021 अब 8 दिनों के बाद आने वाला है। नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आवे, नव वर्ष में हम सब कोरोना से मुक्त हों, और नव वर्ष में सीतामढ़ी की आवाज़ के साथ हम नए एक आवाम को छुएं, एक नए स्थान को प्राप्त करें। सीतामढ़ी के विकास में सभी व्यक्तियों का आप उसमें योगदान हो, आपका भी हो, दर्शकों का भी हो, सीतामढ़ी की आवाज़ का भी हो, सभी जनप्रतिनिधि, सभी जनता का हो। हम सब मिलकर जो भी कमियां हैं उसको दूर करने का, उसे पूरा करने का संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी देख रहे थे, हमारे साथ खास बातचीत थी सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू जी के साथ। सीतामढ़ी के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क सीतामढ़ी की आवाज़ के साथ यूं ही जुड़े रहे। आम जन की समस्या जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी, हम उन तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी समस्या का समाधान का 100% गारंटी तो नहीं है, लेकिन जहां तक हो पाएगा हम जरूर सफल प्रयास करेंगे कि उनका समाधान हो। धन्यवाद।